अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडी का टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी में, डिफेंस सिस्टम जो है इम्यूनिटी के बारे में, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटीबॉडी, जिसमें बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं इस होल चैप्टर में। तो होल चैप्टर में पहले मैं आपको एंटीबॉडी का चैप्टर समझाऊंगी, उसके बाद हम फर्दर जाएंगे और टॉपिक्स पे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी। जो आपकी स्लाइड्स हैं KMU के, तो उसमें इतना जो फर्दर डिटेल है वो नहीं दिया गया, लेकिन MCQs में जो क्वेश्चंस आते हैं और स्लाइड्स में नहीं हो पाते तो वो सारे मैं आपके लिए मैंने कलेक्ट किए हैं। और ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपसे कोई भी ऐसा MCQs नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हमारे पास आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज़ बेसिकली जो है वो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का होता है। एंटीबॉडीज़ जो है ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी कि ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स जो होती है उनका जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फर्दर रिवाइज हो जाए कि इसमें हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये सारे प्रोटीन से बना है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन से बना है, तो इसका जो हमारे पास जो इसका फंक्शन यूनिट है वो अमाइनो एसिड होगा, यानी कि ये सारी एंटीबॉडी जो है अमाइनो एसिड के यूनिट से बन के बनी है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके हमारे पास 4 चेन्स होते हैं। 2 हमारे पास लाइट चेन्स होते हैं, दीज आर लाइट चेन्स, एंड 2 हमारे पास हैवी चेन्स होते हैं। ये लाइट चेन और हैवी चेन जो है आपस में हवा में तो घूम नहीं रहे होते, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाया कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से अटैच होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन दोनों के दरमियान सल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये हमारे पास आ गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, अब हमारे पास इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पे इसका जो होता है जो लाइट चेन और हैवी चेन होता है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। अब वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन में क्या डिफरेंस है कि हमने इसे वेरिएबल कहा, इसे कांस्टेंट कहा। वेरिएबल रीजन जो है, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग होती है वो हमारे पास चेंज होती है, वेरिएबल यानी चेंज हो रही होती है, जबकि कांस्टेंट रीजन पे जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होती। वेरिएबल रीजन पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड की तादाद है वो 110 to 130 अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि इनकी सीक्वेंस चेंज होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं कि वेरिएबल रीजन को हमने क्या नाम दिया है। वेरिएबल रीजन जो है इसे हम कहते हैं FAB रीजन। FAB रीजन मतलब फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है, यानी एंटीबॉडी जब किसी एंटीजन को कैच करती है तो वेरिएबल रीजन पे वो आते हैं। फिर आता है कि वेरिएबल रीजन, अब हमारे पास आता है कि एंटीबॉडी जो है इसकी जो कांस्टेंट रीजन के नीचे वाला हिस्सा है इसकी क्या पार्ट्स हैं, इसकी क्या फंक्शंस हैं, इसका क्या नाम है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के इसे हम कहते हैं FC रीजन। FC रीजन का मतलब होता है फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारे पास आता है फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, अब इन दोनों के क्या मेन फंक्शंस हैं, पहले हम पढ़ते हैं FC रीजन, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। MCQs इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे FC रीजन में क्या होता है कि कार्बोक्साइल ग्रुप जो है अमाइनो एसिड का वो चेंज होता है FC रीजन पे। ये MCQs में आ जाता है कि FC रीजन पे जो अमाइनो एसिड है उसका कौन सा जो है ग्रुप चेंज होता है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे कार्बोक्साइल। अगर पूछा गया कि FAB रीजन पे अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप चेंज होता है, वेरी होता है, तो हमने लिखा अमाइनो ग्रुप चेंज होता है एट FAB रीजन। फिर मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लिया कि पेपेन एंड पेप्सिन एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिससे हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है FAB रीजन पे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए वो कर दिया। फिर आता है FC रीजन के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं कि एक तो इस पे आ गया कि कार्बोक्साइल ग्रुप चेंज होता है,
दूसरा आ गया प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसकी मदद से एंटीबॉडी जो है वो किसी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, किसी इम्यूनिटी के अंदर जो इन्वॉल्व मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, कम्प्लीमेंट सिस्टम या जो भी हो, उसके साथ अटैच हो जाता है और एंटीजन को कैचअप करके उसे डिस्ट्रॉय करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस। तो एफसी रीजन जो है इसके लिए सरफेस एरिया किस तरह प्रोवाइड करता है? लेट थिंक कि दिस इज अ मैक्रोफेज। एंटीबॉडी जो है अपने एफसी रीजन की मदद से इस मैक्रोफेज के साथ अटैच हो गया है और एंटीजन कैचअप करके यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। सो दिस प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर ऑप्सोनाइजेशन। जो इसका दूसरा फंक्शन आता है वो आता है कि एक्टिवेट करता है कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम एक अलग सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि मैं आपको दूसरी वीडियो में, अलग से वीडियो में वो एक्सप्लेन करवाऊंगी। फिर आता है, लेकिन आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए कि एक्टिवेट करता है कम्प्लीमेंट सिस्टम को। इट ब्रिंग चेंज इन एंटीबॉडी व्हेन एंटीजन अटैच विद इट। ये चेंज लाता है एंटीबॉडी में जब एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है। इसका आंसर मैं आपको नीचे देती हूँ कि अगर हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं एंटीबॉडी को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के, तो हमारे पास 3 मेन क्लासेस आती हैं। एक आता है मोनोमर, डायमर एंड पेंटामर। मोनोमर में हमारे पास आता है कि एक एंटीबॉडी होती है, IgG, IgE एंड IgD। फिर आता है डायमर। डायमर में हमारे पास आता है IgA। डायमर यानी कि 2 एंटीबॉडी आपस में अटैच होती हैं एक एंटीबॉडी के तौर पे, यानी कि फिर हम कहते हैं कि ये एक एंटीबॉडी है IgA। तो इसके हमारे पास इसे हम डायमर कहते हैं, यानी कि 2 एंटीबॉडी आपस में अटैच है, एक एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ये दोनों आपस में अटैच होती है थ्रू FC रीजन की मदद से एंड थ्रू J चेन की मदद से, यानी कि J चेन जो है इसकी मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होती है। और कौन से रीजन से अटैच होती है? FC रीजन से अटैच होती है। तो अब यहाँ पे वो आंसर मैं आपको क्लियर करा दूँ कि किस तरह चेंज आएगा। कि अगर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमने जैसे पढ़ा था कि IG, अगर हमें कोई एंटीबॉडी जो है वो क्लास स्विच कर रही है, दूसरी एंटीबॉडी में चेंज होना चाह रही है, तो अगर ये दोनों एंटीबॉडीज़ आपस में डिटैच हो जाए तो ये भी मोनोमर बन जाएगी, ये भी मोनोमर बन जाएगी। तो ये FC रीजन जो है ये चेंज ला रहा है इस एंटीबॉडी में जब एंटीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि ये एंटीजन हमारे पास आया, ये इसके AB रीजन के साथ अटैच हो गया, तो क्या हो गया कि J चेन जो है, यानी कि जब एंटीजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, J चेन जो है यहाँ पे टूट जाएगी और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो ये भी हमारे पास एक मोनोमर बन गया और ये भी हमारे पास मोनोमर बन गया। तो ये क्लास स्विचिंग चेंज हो गई। तो इसे हम कहते हैं कि FC रीजन जो है ये ब्रिंग करता है चेंज इन एंटीबॉडी जब एंटीजन इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर आता है पेंटामेयर। हमारे पास IgM जो है ये वाहिद पेंटामेयर हमारे पास एंटीबॉडी है जो कि 5 एंटीबॉडी आपस में। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ जो है उनकी क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन पे, कि कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे इनकी कितनी क्लासेस हैं। तो हमारे पास आता है टोटल इसकी 5 क्लासेस है कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे। लेकिन इसमें फिर एक और बात आती है जिसे हम, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में इसका निमोनिक जो है वो गेम्ड है, IgG, IgA, IgM एंड IgE, IgD। अब इसमें जो हमारे पास ये मी है दरमियान वाला, गेम्ड में से अगर हम मी निकाल लें IgM एंड IgE, इसमें हमारे पास 4 कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, जबकि IgG, IgA एंड IgD में हमारे पास 3 कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। फिर आता है इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो 5 क्लासेस हैं कि ये कितने अमाउंट में हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो IgG जिसे हम गैमा कहते हैं, 80% सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं वो IgG होती है। फिर है IgA अल्फ़ा जिसे हम कहते हैं, 10 to 15% प्रेजेंट होती है ब्लड प्लाज्मा में। IgM जिसे हम म्यू कहते हैं या म्यू आप कह सकते हैं, इसके हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं, 5 to 10% प्रेजेंट होती है। IgT डेल्टा जो है 0.25% प्रेजेंट एंड IG लेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फिर आता है कि MCQs के लिए जो इम्पॉर्टेंट MCQs जो ये पिछले साल आए थे और जो रिपीट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ये इन्होंने जो KMU के जो न्यू स्लाइड्स हैं जो इस से पहले ईयर जो करिकुलम चेंज हुआ थोड़ा सा, तो उसमें
थोड़ा टफ हो गया था करिकुलम, तो उन्होंने जो हमारे पास एमसीक्यूज़ में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्लाइड में वो शेयर नहीं किए गए, मतलब स्लाइड में इतना वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा गया। तो वो सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, वो मैं सारे आपके लिए कलेक्ट कर चुकी हूँ। आईजीएम और आईजीडी ये दो एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बाय बर्थ हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट होती हैं बाय बर्थ, और कोई जो एंटीबॉडी है वो भी लाइफ टाइम में हमें बनती है। इसमें जो हमारे पास और आईजीजी होती है, आईजीजी ये हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और आईजीजी जो है ये वाहिद हमारे पास ऐसी एंटीबॉडी जो है जो कि जब फीटस होता है एम्ब्रियो की कंडीशन में या फीटस की कंडीशन में, प्लेसेंटा मदर के ब्लड से आईजीजी जो है ये प्लेसेंटा तक जाता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर एमसीक्यूज़ में आए कि बाय बर्थ हमारे पास हमें कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आईजीएम या आईजीडी दोनों में से कोई एक हो सकती है। अगर ऑप्शन है ए बी तो दोनों आपने टिक कर दिया, अगर नहीं तो ये भी ऑप्शन में ये भी, तो फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें आईजीएम आता है। आईजीएम जो है बाय क्लास स्विचिंग कन्वर्ट हो जाता है टू आईजीजी। जब हम बड़े हो जाते आईजीएम जो है हमारी बॉडी में अगर डिफेंस के उसमें काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया है और आईजीएम उससे फाइट ऑफ नहीं कर सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो बाय क्लास स्विचिंग के ज़रिए एंटीबॉडीज़ एक दूसरी एंटीबॉडी में एक्सचेंज हो जाती है, आईजीजी में एक्सचेंज हो जाएगी बाय क्लास स्विचिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो एक दूसरे में कब किस तरह चेंज होती है, बाय क्लास स्विचिंग के चेंज होती है। In early stages of disease like typhoid, IgM is found. जब अर्ली डिजीज स्टेजेस होते हैं किसी भी डिजीज़ का, तो हमारे पास आईजीएम जो है जब हम डायग्नोस करते हैं तो आईजीएम फाउंड किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री टेस्ट में आ गया कि आईजीएम उसके उसमें प्रेजेंट है ज़्यादा अपने अमाउंट से, तो मतलब कि हमारे जो भी डिजीज़ है उसकी अर्ली स्टेज पे है, इसीलिए आईजीएम आ गई रिपोर्ट में। फिर आता है कि जब उसका लेटर स्टेजेस यानी कि जब वो क्रोनिक उस पर चला जाता है, वो डिजीज सेवियर हो जाती है, तो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में आईजीजी अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्रोनिक स्टेज है या अर्ली स्टेज है। ये आप टाइफाइड के रिपोर्ट्स में आसानी से देख सकते हैं। फिर मोस्ट दो जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है इपीटोप एंड पैराटोप। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में अक्सर एंटीजन के पार्ट के बजाय कुछ और ये इपीटोप का होता है, हम समझते नहीं है कि इपीटोप क्या होता है, पैराटोप क्या होता है। इपीटोप इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। इपीटोप इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन का ही हिस्सा होता है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है एंटीजन के जिस पार्ट को, उस पार्ट को हम कहते हैं इपीटोप। जिस पार्ट से पता चलता है कि दिस इज एंटीजन, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसे पकड़ लिया कि एंटीजन है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इपीटोप। पैराटोप द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड इपीटोप। पैराटोप जो है ये एंटीबॉडी से रिलेटेड है, इपीटोप जो है वो एंटीजन से रिलेटेड। अब एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन की जिस पार्ट के साथ अटैच होगी तो उसे इपीटोप कहेंगे, एंटीजन के उस पार्ट को जिसके साथ एंटीबॉडी अटैच होगी, और एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन के साथ अटैच हो चुका है उसे हम पैराटोप कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ खुद ही कलेक्ट करके। अभी हम पढ़ते हैं केम्यू के जो स्लाइड्स हैं, जो कि बिल्कुल न्यू स्लाइड्स हैं, उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है। एंटीजन जो होती है वो कोई भी सब्सटेंस हो जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है, उसे इनिशिएट करता है। उस जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं, यानी कि जिसकी मदद से हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो है ये प्रोटीन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कंजुगेट लिपिड्स भी हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, यानी कि ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकता है, आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स, तो आपने ऑल ऑफ दिस पर टिक करना है। एंड एंटीजन जो है ये फॉरेन सब्सटेंस होता है। फॉरेन सब्सटेंस में से कोई केमिकल भी हो सकता है, पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है।
और हमारे पास आता है कि एंटीजन जो है में ऑल्सो भी फॉर्म विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर भी बनते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, और टिश्यू सेल्स जो एबनॉर्मल टिश्यू सेल्स की जब ग्रोथ होती है उसकी वजह से भी बन सकते हैं। द बॉडी रिकॉग्नाइज एंटीजन बाय द 3 डायमेंशनल शेप और रीजन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और इपीटोप्स। जैसे कि मैंने आपको इपीटोप के बारे में बताया कि एंटीजन का साइट होता है जो कि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, तो ये 3 डायमेंशनल साइट होता है जो कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और इसे हम इपीटोप भी कहते हैं और एंटीजन डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज दैट मेक मॉलिक्यूल मोर इफेक्टिव एंटीजन, हमारे पास आते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिससे एक एंटीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है। स्टेबल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दैट एज्यूम एंड मेंटेन डेफिनेट शेप, ये अगर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए यानी कि एक ऐसी शेप इख्तियार कर ले कि इसे हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज ना कर सके, या फिर लार्जर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 500 एंड 100,000 डाल्टन, अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल का मास हो तब भी आइडेंटिफाई आसानी से नहीं हो सकता, स्टेबल हो सकता है, अगर आइडेंटिफाई हो भी जाए तो आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल्स दैट आर स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कि उनका स्ट्रक्चर ही कम्प्लेक्स होता है, एंड विद डिस्टिंक्टिव शेप एंड नोवल सब यूनिट कम्बिनेशंस, यानी कि अगर उसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स के साथ मिलती जुलती है तब भी वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते, एंड स्टेबल मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर आता है एंटीबॉडीज़ के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो तो इसको आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वाला जो मैंने लेक्चर दिया या आप पूरा कंप्लीट कर लें तो आपके सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, एंड दिस इज़ द गारंटी। और फिर आता है कि इसमें जो मैंने नहीं पढ़ाया वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है जो कि हमने फर्दर एक्सप्लेन नहीं किए, तो अब ये एक्सप्लेन करते हैं इस स्लाइड से कि एंटीबॉडीज़ जो कि डिफरेंट वैरायटीज़ की होती हैं, इसे हम आइसोटाइप्स भी कहते हैं और क्लासेस भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन के हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं 5, उसमें प्लेसेंटल मैमल्स में देयर आर 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM, बेस्ड होता है ऑन द कांस्टेंट रीजन स्ट्रक्चर इम्यून फंक्शन पे। तो अब हमारे पास आता है IgA जो है ये 2 तरह के टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और IgD जो है वो भी एक टाइप की होती है, IgE भी एक टाइप की, IG4 जो है ये 4 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, एंड IgM भी 1 टाइप में एग्जिस्ट करता है। अब IgA जो है ये जितने भी म्यूकोजल एरियाज होते हैं, चाहे वो नोज़ हो गई, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, जो भी हो गए, जो भी सिलेवरी या म्यूकोजल एरिया है उस सब में हमारे पास IgA प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि IgA जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी काम करता है। हालांकि जब हम एंटीबॉडी की बात आती है तो हम समझते हैं कि दिस इज़ द 3rd लाइन ऑफ डिफेंस, बट IgA जो है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी काम करता है। फिर आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, प्रिवेंट करते कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन, पैथोजन की जो कोलोनाइजेशन है उसे नहीं होने देता, और जितने भी म्यूकोजल एरियाज हैं वहाँ पे फाउंड होता है। फिर IgD जो है फंक्शन मेनली एज एन एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल, ये बी सेल पे एंटीजन के रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, दैट हैव नॉट बीन एक्सपोज टू एंटीजन, उस बी सेल पे ये होता है, रिसेप्टर के तौर पे काम करता है जो बी सेल नाइव बी सेल हो। व्हाट इज़ नाइव बी सेल एंड व्हाट इज़ मेच्योर बी सेल? नाइव बी सेल जो होता है ये वो बी सेल्स होते हैं जो कि कभी भी एंटीजन तक एक्सपोज ना हुए हों, जिन्होंने कभी भी एंटीजन के लिए एक्सपोज ना हुए हों, इन्हें हम नाइव बी सेल कहते हैं। लेकिन जब वो बी सेल जो है एंटीजन पे एक्सपोज हो जाए, एंटीजन पे एक्सपोज हो जाए, तो फिर हम ये जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम नाइव बी सेल टू मेच्योर बी सेल। इट फंक्शन इज लेस डिफाइंड देन अदर आइसोटाइप्स, इसका जो IgD का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा कम होता है औरों के मुकाबले में। फिर आता है IgE जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन द हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे आएगा, उसकी वीडियोस भी आएंगी। एलर्जी रिएक्शंस जो होते हैं इस सब में बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ये हमारी जो मसल सेल्स होते हैं उससे जो मास्ट सेल्स होते हैं वहाँ से हिस्टामाइन की रिलीजमेंट स्टार्ट हो जाती है, बेसोफेज और मास्ट सेल जो होते हैं वहाँ से हिस्टामाइन रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है IgE की मदद से, और ये एलर्जिक रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है।
ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके ये मेन फंक्शन जो है वो एलर्जी से रिलेटेड है। फिर IgG की 4 टाइप्स होती है, ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मेजॉरिटी एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट, ज़्यादा जो हमारे पास एंटीबॉडी पे बेस्ड इम्यूनिटी होती है वो सारी IgG की मदद से ज़्यादातर होती है, क्योंकि 80% हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है। द एनी एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग, और वो सिर्फ वाहिद एंटीबॉडी है जो कि कैपेबल है कि क्रॉस करती है प्लेसेंटा को टू द फीटस तक आती है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। IgG जो है IgM भी एक टाइप में एग्जिस्ट करती है, एक्सप्रेस ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल एंड इज सिक्रेटेड फॉर्म विद वेरी हाई एविडिटी। ये हमारे पास ज़्यादातर बी सेल्स के सरफेस पे होती है, इलिमिनेट करती है पैथोजेंस को इन अर्ली स्टेजेस ऑफ बी सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी बिफोर देयर इज सफिशिएंट IgG। हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में IgM जो है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, IgM IgD बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। तो IgM जो है ये बाय बर्थ जब जैसी हमें डिजीज़ होती है तो सबसे पहले जो है IgM उससे फाइट ऑफ करता है, उसके बाद फिर IgG वगैरह सारी आती है। फिर फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़ क्या है, हमारे पास आता है कि 3 वेज में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड द प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग और डैमेजिंग सेल बाय बाइंडिंग टू देम। ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनकी एंट्री रोकता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। दे स्टिमुलेट रिमूवल ऑफ पैथोजन बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर सेल बाय कोटिंग द पैथोजन। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं रिमूवल ऑफ पैथोजेंस को रिमूव करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस को और अदर जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और जितने भी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं उन सारों को, और उसको कोट ऑफ कर लेता है और ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस करता है। दे ट्रिगर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन बाय स्टिमुलेटिंग अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज सच एज द कम्प्लीमेंट पाथवे। और ये डिस्ट्रक्शन भी करता है क्योंकि FC रीजन जो होता है एंटीबॉडी का ये इन्वॉल्व होता है इन द एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट पाथवे, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करवाऊंगी फिर। तो ये सारी जो है इसकी मदद से ये पैथोजेंस की एंट्री को बॉडी में रोकता है। फिर हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग आती है, 2 चीज़ें मैं आपको बताना भूल गई। ये हमारे पास जो फर्स्ट आता है वैलेंसी का और दूसरा टर्म आता है एफिनिटी का। ये हमारे पास एंटीबॉडी के टर्म्स में आते हैं कि किस एंटीबॉडी की वैलेंसी ज़्यादा है, किस एंटीबॉडी की एफिनिटी ज़्यादा है। बेसिकली वैलेंसी एंड एफिनिटी हम कहते किसे हैं, वैलेंसी हम कहते हैं कि एक एंटीबॉडी जो है उसके पास कितनी कैपेसिटी है, उसके पास कितनी सीड्स हैं या वैलेंसी है कि वो कितने एंटीजन्स को एट ए टाइम कैच कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एफिनिटी हम कहते हैं कि एक एंटीबॉडी की कितनी पावर, कितनी फोर्स है कि वो कितनी फोर्स के साथ एक एंटीबॉडी को कैच ऑफ कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वैलेंसी जो है ये हम नंबरिंग के बेसिस पे देखते हैं, एफिनिटी फोर्स के बेसिस पे देखते हैं। तो नंबरिंग के बेसिस पे देखें तो जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के मोनोमर, डाइमर, पेंटामर होते हैं। अब पेंटामर में जो हमारे पास IgM आता है ये पेंटामर है, तो इसके पास ज़्यादा सीड्स होती हैं कि एट ए टाइम ये ज़्यादा एंटीजन्स को कैच कर सकता है, तो हाईएस्ट वैलेंसी इसकी होती है IgM की। एफिनिटी हम कहते हैं डाइमर में जितने जो मोनोमर में हमारे पास जितने भी आते हैं, तो हम कहते हैं कि जब वैलेंसी ज़्यादा होती है जिस एंटीबॉडी की उसकी एफिनिटी कम होती है, यानी कि एट ए टाइम वो ज़्यादा उसको तो कैच कर सकता है लेकिन फोर्स थोड़ी थोड़ी लगाएगा सब पे। और हम कहते हैं कि जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वैलेंसी कम होगी, यानी कि वैलेंसी उसकी कम होगी, एट अ टाइम एक ही एंटीजन ले सकता है तो सारी फोर्स उसी पे लगाएगा, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो डाइमर वाले हमारे पास मोनोमर वाले आते हैं, IgG हो गया, IgE और IgD जो है ये हमारे पास मोनोमर होते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो IgG होता है, इसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। होप सो आपको एंटीबॉडी एंटीजन के टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, बिकॉज मैंने जितना हो सकता था आपको सब कुछ क्लियर करवाया। आप ये वीडियो देखेंगे, आपसे कोई भी MCQs ऐसा नहीं होगा जो आप गलत कर लेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर अपडेट्स।